सो फाइनली आज हम लोग अपना चैप्टर 18 जो आपके मॉड में चैप्टर 18 है एग्जीक्यूटिव के मॉड में, आज हम वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है हमारा जर्नल मीटिंग का चैप्टर। अब हम अपने जर्नल मीटिंग के चैप्टर में, वैसे तो ये जो चैप्टर है इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। जर्नल मीटिंग का और डायरेक्टर का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मतलब वेटेज वाइज आप इतना मान के चलो एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 40 मार्क्स ये दोनों चैप्टर कंटेन करते हैं, जर्नल मीटिंग और डायरेक्टर्स। और अगर मैं ये तो मैंने आपको बताई एकेडमिकली बात, अगर मैं यही बात प्रोफेशनली बताऊं तो आपके लॉन्ग टर्म के लिए भी ये दोनों चैप्टर बहुत जरूरी है। अगर आपकी इन दोनों चैप्टर्स पे अच्छे वाली कमांड है, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, मेरे को जितना अब तक अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर से, अपने थियोरेटिकल एक्सपीरियंस से जितना भी मुझे आता है वो मैं आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताऊंगी। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कहाँ कहाँ आती है वो भी बताऊंगी। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इसको ग्रैस्प करिएगा और आप भी अपना इसको वन ऑफ योर फेवरेट चैप्टर बनाएगा। तभी आपको उसमें उतना ही इंटरेस्ट आएगा जितना मुझे आता है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और ये वो चैप्टर है जो हर कंपनी सेक्रेटरी को उससे डील करना ही करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 18 जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द जर्नल मीटिंग, बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल सेक्शन ऑफ जर्नल मीटिंग, एक दो चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं ताकि जब मैं आपको चैप्टर आगे आगे बढ़ाती जाऊं तब आपको उसमें कोई डाउट ना रहे। दो तीन बहुत बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग जर्नल मीटिंग। व्हाट इज मीटिंग एक्चुअली में? जर्नल मीटिंग का चैप्टर है, ठीक है, जर्नल तो चलो मैं छोड़ ही देती हूँ। आप मुझे ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मीटिंग? मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने हमारी फर्स्ट क्लास आपको दी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होती है, कंपनी में मीटिंग भी बताई थी। मीटिंग क्या होती है? जरूरी नहीं है कि अगर चार लोग सूट बूट पहनकर अगर अच्छे से एक राउंड टेबल पे बैठकर बात कर रहे हैं सो वही मीटिंग होती है। नो, इफ यू आर मीटिंग विद योर फ्रेंड जस्ट फॉर 2 minutes दैट इज ऑल्सो अ मीटिंग। इफ यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड एट सीसीडी, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ सीसीडी में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं और नॉर्मल हंसी मजाक भी हो रही है, चिट चैट भी हो रही है, वो भी एक मीटिंग है। और वहीं पर अगर चार लोग सूट बूट में बैठकर एक राउंड टेबल पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी एक मीटिंग है। अगर दूसरी तरफ वहीं पर अगर एक चार लोग जो कि सपोज करो नॉर्मल रिक्शे वाले भी अगर चार लोग बैठ के चौपाल पे कहीं बात कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक मीटिंग है। ऑब्वियसली बात हो रही है, कुछ टॉपिक है उनके पास बात करने के लिए, कुछ कन्वे करने के लिए मीटिंग है। सो मीटिंग कुछ भी नहीं है, मीटिंग इज एक बहुत जनरल डेफिनेशन है जहां पर एक गैदरिंग होती है। गैदरिंग मतलब जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं, एक साथ आते हैं कुछ बिजनेस करने के लिए, उसको हम मीटिंग कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे बिजनेस वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज हम प्रोफेशनल्स हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं और मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा रही हूँ। सो इन एनी केस कंपनी से रिलेटेड है इसलिए मैंने बिजनेस यूज किया है, लेकिन ये बिजनेस कुछ भी हो सकता है। हाईवे में अगर चार लोग चौपाल पे बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि आज रात को हमारे घर पे ये बना है, तो वो भी उनके लिए बिजनेस है। सो बिजनेस डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन के दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है जिस जहां से वो पर्सन उठ कर आया है। अगर सूट बूट वाला बंदा कह रहा है कि मेरे लिए बिजनेस क्या है, उसके लिए बिजनेस कंपनी का जो बिजनेस है। चौपाल में बैठा हुआ अगर रिक्शे वाला बिजनेस की बात कर रहा है तो उसका लिए बिजनेस सिर्फ खाने का बिजनेस है, ठीक है। तो अगर चार लोग कहीं भी बैठकर बात करते हैं उसको मीटिंग कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, मीटिंग के लिए मिनिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम, मिनिमम का क्या मतलब होता है? कम से कम इतने तो होने ही चाहिए, अगर इतने नहीं है तो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर ये नहीं है तो बात ही खत्म होती है। मीटिंग के लिए इट इज कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी, ये रिक्वायर्ड है, इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है कि कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरी मीटिंग में 16 लोग होने चाहिए हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ कि कम से कम इतने तो होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग में ये बोला जाए कि कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। ये एक बहुत ही जनरल
अंडरस्टैंडेबल चीज है कि अगर आप मीटिंग की बात कर रहे हो तो मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। 2 लोगों की वहां पर मौजूदगी तो होनी ही चाहिए, तभी वो मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। अगर मैं ये बोलूं कि एक बंदा बैठकर अपने आप में मीटिंग, अगर एक बंदा बैठा हुआ है तो उसको हम मीटिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि मीटिंग के लिए एक बोलने वाला होना चाहिए, दूसरा सुनने वाला होना चाहिए। 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है ही है, तभी मीटिंग होनी है। मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम की प्रोविजंस कुछ और हैं, बट मैं हर बार आपको ये नहीं बताऊंगी कि मिनिमम इतने चाहिए। इसीलिए मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बता रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मीटिंग, मीटिंग मीन्स देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन्स। लेकिन क्यों होने चाहिए? क्योंकि एक शेयर होल्डर अपने आप में मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा जब मैं ये चैप्टर कंक्लूड करूंगी, उस टाइम पे, जो कि आपको मिलेगा सेक्शन 122 में, या फिर आपको बीच में मैं बता सकती हूँ, जिसमें ये होगा कि ओपीसी बताया था मैंने आपको। ओपीसी क्या है? दैट इज 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी इस रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट है। एग्जाम का मतलब है वो रिक्वायरमेंट ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपीसी में एक मेंबर की भी मीटिंग चलेगी, लेकिन बाकी और किसी कंपनी में ये चीज अलाउड नहीं है। ना पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में तो है ही नहीं, प्राइवेट कंपनी में भी नहीं है। सो मीटिंग की अगर मैं बात करूं, चाहे वो पब्लिक की बात करूं, चाहे वो प्राइवेट की बात करूं, मिनिमम 2 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। ये बात समझ में आई आपको? चलिए, अब अगर हम, इतना तो आपको पता ही चल गया, अब मैं अगर बात करूं कि क्या है जर्नल मीटिंग में, जर्नल मीटिंग का जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी वो सब मैं आपको आईसीआईसीआई मॉड का बताऊंगी, लेकिन आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए आपकी अपनी पर्सनल क्लैरिटी के लिए, ताकि आप इस चीज को, आपके मॉड में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आप इस चीज को अगर आप अपने एग्जाम में लिख कर आओगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बता देती हूँ मैं। उसको ये लेगा कि हाँ, आपको पता है कि बेयर एक्ट के प्रोविजंस क्या है। मैं आपको बेयर एक्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है। बेयर एक्ट में हमारा जो आईसीआईसीआई का मॉड बना है, जो कंपनीज एक्ट 2013 का पेपर बना है कंपनी लॉ का, वो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 2013 से बना है, और कंपनीज एक्ट 2013 पूरा का पूरा बेयर एक्ट में भी मेंशन है, बेयर एक्ट है उसका। सो बेयर एक्ट में जर्नल मीटिंग का सेक्शन है जो कवर होता है, वो एक चैप्टर में कवर होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि उसके 29 चैप्टर्स हैं। 29 चैप्टर में से एक चैप्टर नंबर 7 है, जो कि उसकी हेडिंग है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में टोटल सेक्शन 88 से 122 सेक्शंस हैं, जिसमें से जर्नल मीटिंग के सेक्शंस हैं। जर्नल मीटिंग के सेक्शंस हैं सेक्शन 96 से 122। अब आप बोलोगे कि मैम, अगर सेक्शन 88 से 122 तक तो सारा चैप्टर 7 है, और उसमें से भी सेक्शन 96 में से एनुअल जनरल मीटिंग है, तो 88 से 95 तक सेक्शंस में क्या था? बच्चा, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर, बेनिफिशियल शेयर होल्डर, एनुअल रिटर्न, ये सब मैंने आपको बताए थे कि, और क्लोजर ऑफ मेंबर्स अकाउंट, क्लोजर ऑफ मेंबर्स रजिस्टर, ये सब बताया था। ये सब सेक्शन 88 से 95 में कवर हुआ। तो इन एनी केस, अब हमने जितना भी किया है, मैं आपको चैप्टर 7 पूरा कवर कराऊंगी, जिसमें चैप्टर 7 है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स हैं, जो कि है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। तो जहां जहां पर भी सेक्शन में लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड कहां पर? प्रिस्क्राइब्ड रूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर 7 पढ़ना है। चैप्टर 7 से, चैप्टर 7 है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स। टोटल सेक्शन है सेक्शन 96 टू 122, जो कि हमारे जर्नल मीटिंग से जर्नल मीटिंग से रिलेट करते हैं। बट चैप्टर 7 में एक्चुअली सेक्शन है सेक्शन 88 से 122, और सेक्शन 88 से 95 तक जो सेक्शन थे वो मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा
चुकी हूँ पिछली क्लासेस में। सेक्शन 96 डील करता है हमारा एनुअल जर्नल मीटिंग से। व्हाट इज एजीएम, व्हाट इज ईजीएम, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको मोटा मोटा एक बात बता देती हूँ कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि आपको समझ में आए। मैंने अभी बोला कि दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के। ठीक है, शेयर होल्डर वाला हम कवर कर रहे हैं, डायरेक्टर का हम लोग बाद में कवर करेंगे, लेकिन बाद में कवर करेंगे ठीक है, लेकिन आपको हायरार्की पता होनी चाहिए, जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने आपको चैप्टर 3 में करवाई थी हायरार्की में, कि सबसे ऊपर होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ अ कंपनी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करते हैं। हम लोगों के दिमाग में इस स्टेज पे मोस्टली ये होता है, क्योंकि हमने टीवी में भी देखा होता है, सीरियल्स में भी देखा होता है कि डायरेक्टर सब कुछ होते हैं। नहीं बच्चा, नहीं। डायरेक्टर्स आर ओनली द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी। जब आप अपना सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे, आईसीडीआर पढ़ोगे, उसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन में डायरेक्टर साफ साफ लिखा है। सो डायरेक्टर इज ऑल्सो अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। सो हु आर द ओनर्स ऑफ अ कंपनी? शेयर होल्डर्स, members are the owners of company, directors are only employees of company। वो बात अलग है कि डायरेक्टर्स अपने आप में बहुत फन्ने खा समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। डायरेक्टर्स आर ओनली एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर्स मेंबर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। तो कभी भी कोई भी जो कंपनी में डिसीजन होता है, दो मेन अथॉरिटी है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर। हर रेजोल्यूशन, हर चीज पहले डायरेक्टर पास करता है। हमारे कंपनीज एक्ट में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी रेजोल्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब बच्चा ये होता है कि वो सारे सेक्शन बोर्ड मीटिंग में तो पास होंगे, बट वो मेंबर्स के पास भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं और एक्चुअली में मेंबर्स हमारे एक्चुअल ओनर्स होते हैं, तो उनकी अप्रूवल लेनी बहुत जरूरी है। मैंने आपको शिफ्टिंग कराई थी, जब शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी, टाउन, विलेज से बाहर कहीं भी लेके जाते हैं, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अगर आप विद इन द सेम सिटी चेंज करते हैं तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन बहुत है, नहीं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो इतना बच्चे तो क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव मैटर है। तो इसीलिए हर रेजोल्यूशन पहले बोर्ड पास करता है, फिर शेयर होल्डर्स पास करते हैं। शेयर होल्डर्स कौन कौन से रेजोल्यूशन पास करेंगे ये भी एक्ट बताता है। अगर किसी आइटम पर एक्ट साइलेंट है कि वो शेयर होल्डर्स के पास जाना है कि नहीं जाना है, तो उसको लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो फिर बोर्ड के पास हर तरीके की अथॉरिटी है। जो एक काम कंपनी करना चाहती है, वो अगर बोर्ड अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दे तो वो काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई काम स्पेसिफिकली एक्ट में मेंशन किया गया है कि ये शेयर होल्डर्स के पास इसको अप्रूव करवाने जाना ही जाना है, तो चाहे बोर्ड उसको पास करे या ना करे, जब तक शेयर होल्डर उसको पास नहीं करेगा, वो वैलिडली आप काम नहीं कर सकते। सो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि हर वो काम बोर्ड के पास इनहेरेंट पावर होती है। एक्ट में ये मेंशन है कि हर वो काम जो कंपनी करना चाहती है, अगर वो बोर्ड अपने मीटिंग में पास कर दे तो वो कंपनी उसको वैलिडली काम कर सकती है, वो वैलिड है। लेकिन अगर एक्ट में ही कहीं किसी आइटम में, कहीं किसी मैटर में, कहीं किसी रेजोल्यूशन में शेयर होल्डर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड है, तो वो रेजोल्यूशन हर हाल में पहले मेंबर्स मतलब बोर्ड के पास होने के बाद मेंबर्स के पास जाएगा, उसके बाद वो अप्रूव होगा, तभी वो चीज वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको अगर शेयर होल्डर्स की बात करूं, शेयर होल्डर एक होता है शेयर होल्डर्स, मेंबर्स को कहते हैं। शेयर होल्डर्स और मेंबर्स में क्या फर्क होता है वो मैं आपको पिछली रिकॉर्डिंग में अच्छे से बता चुकी हूँ। दूसरे होते हैं डायरेक्टर्स। बाकी जो लोग बच जाते हैं, क्रेडिटर्स, डेटर्स, डिबेंचर होल्डर्स या और कोई थर्ड पार्टी, उनको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स, देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पर फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स दोनों में बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना।
शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स हु होल्ड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जिनका उस कंपनी में कुछ स्टेक है। स्टेक मतलब जिनका उस कंपनी में कुछ इंटरेस्ट है। किसका इंटरेस्ट हो सकता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का अपना इंटरेस्ट होता है। क्या इंटरेस्ट होता है? उसने कंपनी को पैसे दिए हुए हैं, कुछ माल उधार पे दिया है तो उसको पैसे वापस देने हैं, ये उसका इंटरेस्ट है। डिबेंचर होल्डर, उसका इंटरेस्ट क्या है? उसने भी कंपनी को पैसे दिए हुए हैं, उसने कंपनी से वापस देने हैं। डेटर, उसका इंटरेस्ट क्या है? कंपनी ने उसको माल सप्लाई किया हुआ है, कंपनी ने उसको पैसे वापस रिकवर करने हैं। सो स्टेक होल्डर इज द पर्सन जिसका इंटरेस्ट है। समझ में है? अब मैं आपको वापस से उन्हीं चीजों पे लेके चलती हूँ। बहुत सिंपल सी बात है बच्चा। सबसे पहले कोई आइटम कहाँ जाती है? बोर्ड में। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आइटम जाती है हमारी डायरेक्टर्स के पास। कहाँ पर? बोर्ड में, बोर्ड मीटिंग में। जब एक आइटम बोर्ड मीटिंग में जाती है तो वहां पर उस आइटम को, अगर मान लो एक आइटम चली गई कि मैंने एक दिल्ली में बैंक अकाउंट खोलना है, मैंने मतलब कंपनी ने, कंपनी वांट्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट, वो रेजोल्यूशन बनेगा, किसके पास जाएगा? बोर्ड के पास। कंपनीज एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ऐसा एक रेजोल्यूशन मेंबर्स के पास जाना है, तो क्या ये रेजोल्यूशन मेंबर्स के पास जाएगा? नो, क्योंकि कहीं मेंशन ही नहीं है। तो मेंशन नहीं है तो बोर्ड के पास इनहेरेंट पावर है कि वो उसको पास करके वैलिडली आगे कैरी ऑन कर सकती है और इसमें कोई मनाही नहीं है। समझ में आया बच्चा? तो एक है बोर्ड मीटिंग में, तो वो रेजोल्यूशन गया बोर्ड मीटिंग के पास, बोर्ड मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास हो गया। कैसे पास हो गया? थ्रू बीआर। अब मैंने यहाँ पे बीआर क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप अपनी 15 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे ना तो आपको यही सारे वर्ड सुनने को मिलेंगे, तो उससे आप अच्छे से फेमिलियर हो जाओ, इसीलिए मैंने लिखा है, लेकिन ये पेपर में लिखकर मत आ जाना। बीआर का मतलब होता है बोर्ड रेजोल्यूशन। तो कोई भी आइटम है वो बोर्ड मीटिंग में जाना है तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन उसका पास होगा। ठीक है, उसका हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। सो कभी भी कोई आइटम, अगर सबसे पहली आइटम अप्रूव होने के लिए जाती है बोर्ड के पास, बोर्ड उसको बोर्ड रेजोल्यूशन में पास कर देता है। कैसे पास करता है? रिक्विजिट मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन हमेशा पास होता है। अगर वहां पर 7 डायरेक्टर बैठे हैं, ठीक है, और जिसमें से 4 ने यस कर दी है तो वो रेजोल्यूशन पास है, और अगर 4 ने नो कर दी है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो हमेशा बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास होता है किसी भी चीज को लेकर वो मेजॉरिटी के साथ पास होता है। ठीक है, वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं होता। बोर्ड मीटिंग में हमेशा मेजॉरिटी का वर्ड यूज होता है। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर पास कर दिया है तो वो आइटम पास है, नहीं पास किया है तो वो आइटम अप्रूव नहीं है। समझ में आया आपको? वो रेजोल्यूशन नहीं है। अब ये तो रेजोल्यूशन था बैंक अकाउंट का, जिसके बारे में एक्ट में कहीं कुछ नहीं मेंशन है, तो नॉर्मल बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। अब मैं बात करती हूँ दूसरी, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब जब कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है तो इसका प्रोसीजर मैंने क्या बताया था? सबसे पहले तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, वो तो हर आइटम में पास होना है। ठीक है, दूसरा कंपनीज एक्ट, क्या ये रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स के पास जाएगा? हाँ या ना? अगर मैं बोलूं हाँ या ना, वो आप कहां से देखकर बताओगे? वो आप देखकर बताओगे कंपनीज एक्ट में से, बेयर एक्ट में से। और बेयर एक्ट में मैंने आपको क्या बताया है? अगर एक कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना होता है, उसको हर हाल में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ, एक्ट में साफ साफ डिफाइन है कि अगर आपको ये आइटम पास करनी है, कंपलसरी है ये कंपनी के पार्ट पे कि वो उसको शेयर होल्डर्स के साथ अप्रूव करवाए। तो सबसे पहले ये रेजोल्यूशन, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सबसे पहले डायरेक्टर ने पास किया, उसके बाद वो पास किया दूसरे नंबर पे इनके पास आएगा।
शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं? मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं बोर्ड मीटिंग बुलवाकर। शेयर होल्डर्स कैसे पास करवाते हैं? शेयर होल्डर्स पास करवाते हैं जर्नल मीटिंग बुलवाकर। सो जर्नल मीटिंग का जो हमारा चैप्टर है वो है शेयर होल्डर्स के लिए। सो शेयर होल्डर्स को कभी भी कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो उनको जर्नल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिसका हमारा पूरा चैप्टर है। जर्नल मीटिंग कौन बुलाता है, कैसे बुलाता है, कैसे जर्नल मीटिंग होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। बट एटलीस्ट आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि जर्नल मीटिंग है क्या। सो कभी भी कोई भी रेजोल्यूशन अगर शेयर होल्डर से पास करवाना है तो वो शेयर होल्डर से पास तभी हो सकता है जब आप जर्नल मीटिंग बुलवाओ। जर्नल मीटिंग दो होती है, एक होती है एजीएम, एक होती है ईजीएम। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग तो यहां भी है, जनरल मीटिंग यहां भी है। डिफरेंस क्या है? एक है एनुअल, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब आप बोलोगे कि मैम ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बता रही हूँ बच्चा, डिफरेंस तो बहुत बड़ा है जो कि मैं आपको आगे के सेक्शन से बताऊंगी। अभी मोटा मोटा आपको जानने की जो जरूरत है वो ये है, एनुअल जनरल मीटिंग हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, मतलब अगर कोई भी जनरल मीटिंग है और उसमें कोई रेजोल्यूशन पास होना है तो वो रेजोल्यूशन दो तरीके से पास हो सकता है। हर तरीके से कोई भी रेजोल्यूशन हो वो सिर्फ दो तरीके से पास हो सकता है, या तो ओआर से या तो एसआर से। ओआर मतलब या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से या तो स्पेशल रेजोल्यूशन से। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन? दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ऑलरेडी शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के टाइम पे बता चुकी हूँ। सेक्शन के में क्या क्या लिखा है वो इस चैप्टर में बताऊंगी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जहां आपको मोर देन 50% आपको कंसेंट मिल जाए। किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की। सो इट मींस अगर आपको 51% कंसेंट मिल रही है, सो 51% कंसेंट मिल रही है तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन? जहां आपको 75% कंसेंट मिल रही है, किसकी? मेंबर्स की, वो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो चाहे एनुअल जनरल मीटिंग हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, सारे रेजोल्यूशन दो तरीके से ही पास हो सकते हैं मेंबर्स के पास, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ये भी मैंने बताया था। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैम, अब आपका क्वेश्चन तो यही होगा ना कि मैम ये कैसे पता चलेगा कि कोई रेजोल्यूशन मेंबर्स के पास जाना है? मुझे पता है। स्पेशल से पास होना है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइफ बहुत सिंपल होती है, इसको कॉम्प्लिकेट हम खुद करते हैं। अगर शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, रेलेवेंट सेक्शन उठा के पढ़ो। अगर सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होना है तो बच्चा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करवाना ही करवाना है। अगर किसी आइटम में लिखा है कि इट मस्ट बी पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स, बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, कुछ नहीं लिखा स्पेशल से पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है, बस ये लिखा है कि पास बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। बच्चा जब कुछ लिखा ही नहीं है तो जरूरी है तुम्हें स्पेशल रेजोल्यूशन में जाना है। जहां कुछ मेंशन नहीं होता तो वहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास होता है। हाँ, अगर बेयर एक्ट में मेंशन है कि ऑर्डिनरी पास करो फिर तो कंफ्यूजन ही खत्म, और अगर बेयर एक्ट में मेंशन है कि स्पेशल पास करो फिर भी कंफ्यूजन खत्म। जहां कुछ भी मेंशन नहीं है, भगवान के लिए अपना दिमाग मत चलाइएगा, नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? हाल फिलहाल के लिए जितना जानना चाहिए बता दिया है, बाकी तो हम चैप्टर करेंगे तो पता चलेगा। अब आप बोलोगे अब हमारा एक ही चीज रह गई जो मेरे को बतानी है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय एजीएम एंड ईजीएम? पूरे अच्छे अच्छे सेक्शन है। एनुअल जनरल मीटिंग पे तो सेक्शन 96, 97 ये सारे एंड सो ऑन बहुत सारे सेक्शन है। ईजीएम में भी दो सेक्शन स्पेसिफिकली हैं।
वो तो सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तब मैं बता देती हूँ, फिर भी अभी हाल फिलहाल के इतना बता देती हूँ। एनुअल जनरल मीटिंग एक हर कंपनी को बच्चा, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, एक्सेप्ट ओपीसी, हर कंपनी को ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि साल में एक बार आपको मेंबर्स को बुलाकर मीटिंग करवानी पड़ती है। एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी करवाती है। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग में 4 एजेंडा आइटम हमेशा के हमेशा फिक्स होते हैं। वो प्रैक्टिस में नहीं है, वो एक्ट में ही लिखा है कि सुन लो कंपनीज, आपको साल में एक बार मेंबर को जरूर बुलाना है, उनकी मीटिंग कंडक्ट करवानी है, उसको हम नाम देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और 4 आइटम आपको हर हाल में लेने हैं जो कि हम बता रहे हैं। तो वो जो आइटम क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो एनुअल जनरल मीटिंग एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, एक्ट में मेंशन है, कंपलसरी है, हर कंपनी को बुलाना है साल में एक बार। सो मैम ईजीएम क्या होता है बच्चा? ईजीएम ना होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है कि एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है। एक बार नाम लिख देती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। एनुअल जनरल मीटिंग का तो समझ में आएगा, जनरल मीटिंग साल में एक बार होनी है जो कि कंपलसरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, ये कंपनी की मर्जी के ऊपर होता है, कंपनी की डिस्क्रिशन पे होता है, कंपनी की मर्जी के ऊपर होता है कि कंपनी उसको बुलाना चाहती है या नहीं बुलाना चाहती है। अब आप बोलोगे कि मैम कंपनी क्यों बुलाना चाहेगी, मतलब इतने सारे, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर रिलायंस के देख लो, किसी बड़ी कंपनी के देख लो, 1.5-2 लाख से कम नहीं होते हैं। 1.5-2 लाख को नोटिस भेजना, 1.5-2 लाख को बुलाना, कम से कम 10 लाख तो कंपनी का लग ही जाता है। तो आप ये बोलोगे कि मैम कंपनी पागल है, चलो साल में एक बार तो उसको लगाना है क्योंकि वो तो एक्ट की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख लगा दिया। अब कंपनी अपनी मर्जी से थोड़ा कभी 10 लाख रुपए लगाएगी, तो कंपनी क्यों अपनी मर्जी से बुलाएगी? बच्चा बुलाना पड़ता है। क्यों बुलाना पड़ता है? मान लो अभी अभी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होकर हटी, ठीक है, कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई, 20 लाख रुपए कंपनी का लग गया, एनुअल जनरल मीटिंग होकर गई। अभी एक हफ्ता ही बीता था जनरल मीटिंग को खत्म हुए, ऊपर से बोर्ड मैनेजमेंट का डिसीजन आया, हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कराना है। अब उसने बोल दिया हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कराना है। अब दूसरी बात है कि कंपनी ने बोला है कि उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कराना है, तब आप क्या करोगे? ये बताओ, कुछ तो बताओ। चलो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना का मैं नहीं लेके चलती हूँ क्योंकि वो तो पोस्टल बैलेट के थ्रू होता है, वो भी चलो। इतने में क्या हुआ, एक डायरेक्टर को हमने अपॉइंट करना है, कंपनी ने बोला एक नया डायरेक्टर आ रहा है, उसको हमने नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अब डायरेक्टर जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट हो सकता है, वैसे तो अपॉइंट नहीं हो सकता। सबसे पहले वो रेजोल्यूशन बोर्ड ने पास किया, बोर्ड में पास हो गया, अब जनरल मीटिंग में भी तो पास करोगे ना, क्योंकि डायरेक्टर, ये मैं आपको बता रही हूँ, रिवीजन पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, डायरेक्टर हमेशा जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है। अब एनुअल जनरल मीटिंग अभी बीती है, अब आपको डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है। डायरेक्टर अपॉइंट करने का मतलब है कि जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए। कहां से बच्चा जनरल मीटिंग में अप्रूवल लोगे? जनरल मीटिंग बुलाओगे, मेंबर्स को बुलाओगे तभी तो अप्रूवल लोगे। लो, अभी एजीएम भुगती थी, एक हफ्ते बाद ही आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए आपको डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, और चाहिए, बुलाओ जनरल मीटिंग। तो कैसे बुलाओगे, किस हेडिंग में, किस सेक्शन में लिखा है कि आप ऐसे बुला सकते हो शेयर होल्डर्स को? वो ईजीएम में लिखा है। सो इसका मतलब ये होता है, अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना है, अगर कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसा अप्रूवल कंपनी को चाहिए जिसके लिए कंपनी अगली एनुअल जनरल मीटिंग का, जो कि 1 साल बाद होनी है, इतना लंबा वेट नहीं कर सकती है और बहुत अर्जेंसी है उसको पास करना है, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवाकर वहां पर वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंपनी क्यों बुलवाती है। कंपल्सरी नहीं है, कंपनी की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मोटा मैं यहाँ पे आपको एक और भी बात बता देती हूँ, जब मीटिंग में रेजोल्यूशंस पास होते हैं वो कैसे पास होते हैं। बोर्ड मीटिंग में अगर आपने एक रेजोल्यूशन पास कराना है तो आप कैसे पास करा सकते हो? या तो सबसे पहले सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस भेजोगे, उनको बोलोगे कि 3 अक्टूबर को
4 बजे आपकी मीटिंग है, वेन्यू है सिद्धार्थ होटल, वहां पे सारे आ जाना। एक तो ऑप्शन ये हो गया, ठीक है, वो हो गया 3 अक्टूबर को आपने बुलाना ही बुलाना है। इसको हम कहते हैं कि आपने अपनी मीटिंग फिजिकली कॉल करी है, ठीक है। दूसरा, हम बोर्ड मीटिंग में जो हम अपनी आइटम पास कर सकते हैं, एक तो हम फिजिकली कॉल करके आइटम पास करवा सकते हैं, दूसरा या तो हम रेजोल्यूशन को सर्कुलेट कर देते हैं। किसमें सर्कुलेट कर देते हैं? नॉर्मल पब्लिक में। बच्चा अगर रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास होना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास करना है, तो आपको सर्कुलेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में करना पड़ेगा। सेम पोस्टल बैलेट वाला हिसाब है। पोस्टल बैलेट वर्ड होता है शेयर होल्डर्स के लिए, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। इसका मतलब ये होता है कि कुछ आइटम्स अगर बहुत अर्जेंट है और आप चाहते हो और आप अभी फिजिकली कन्वीन नहीं कर सकते हो मीटिंग को, और आपको पास भी करवाना है, और ये भी आप चाहते हो कि वो सब शेयर होल्डर्स के सब डायरेक्टर्स के पास जाए ही जाए, तो आप सबको चिट्ठियां भेज देते हो। वो जो रेजोल्यूशन जो आपको पास करवाना है वो आप सबको पोस्ट करवा देते हो, और उसी में एक स्लिप लगा देते हो कि आप इस पे येस और नो लिखकर भेज दो। उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन। सर्कुलेट सबको कर दिया और वहां से हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रेजोल्यूशन पास करा दिया। तो रेजोल्यूशन तो कोई भी आइटम वो 2 तरीके से पास कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कोई आइटम पास करानी है तो इट इज कंपल्सरी कि आपको उनको फिजिकली कॉल करवाना ही करवाना, नहीं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास करा दो, टोटली वैलिड है, ठीक है। सेम विद जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में बात करती हूँ तो जनरल मीटिंग में आइटम कैसे पास होती है? पहली बात तो फिजिकली कॉल करके, सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा एजीएम का, फिजिकली कॉल करके बुलवाना ही बुलवाना है। दूसरा है कि अगर आप उसको फिजिकली भी कॉल नहीं कर, अगर ये हम ईजीएम के केस में भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ भाई मैं सबको नहीं बुलाना चाहती हूँ, पोस्टल बैलेट से सबसे पास करवा दो। पोस्टल बैलेट का मतलब बताया था ना मैंने कि सबके घर में एक चिट्ठियां भेज दो, ये रेजोल्यूशन है भाई पास करवाना चाहते हैं, इसमें यस और नो लिख के हमें वापस भेज दो। सो जनरल मीटिंग में अगर आपको रेजोल्यूशन भी पास कराना है तो ये 2 तरीके के ऑप्शन, या तो फिजिकली कॉल करवा लो या आप उसको पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करा दो। पोस्टल बैलेट में क्या होता है? सेम, आप डिस्पैच कर देते हो, यस और नो भेज दो। और जब आप फिजिकली कॉल करवाते हो तो वहां पे जो वोटिंग होती है उसके साथ आपको ई वोटिंग भी देनी जरूरी होती है। ई वोटिंग क्या है क्या नहीं, वो पूरा सेक्शन 108 है, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। फिर भी बता देती हूँ, अगर आपने 4 लोगों को बुलवाया है मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में फिजिकली मीटिंग करवाई है और आपने उनको बुलाया है कि आप इस आइटम पे अपना वोट दो, तो कुछ कंपनीज प्रिस्क्राइब है, जैसे लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये कंपल्शन है, उसको मीटिंग तो बुलानी है। उसके अलावा उसको अपने सारे शेयर होल्डर्स को जो मीटिंग में आए हैं, आएंगे या नहीं, उनको भी और सबको उनको ई वोटिंग फैसिलिटी देनी पड़ती है। ई वोटिंग का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन अपनी वोट डाल सकते हो, आपको एक लिंक दे दिया जाता है, वोट आपने वहीं से डाल दिया है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप मीटिंग में आना चाहते हो तो आओ, नहीं आना चाहते हो तो मत आओ। लेकिन बच्चा इस बात से ये कंफ्यूजन मत करना कि अगर कंपनी ने ई वोटिंग दे दिया तो कंपनी को फिजिकली कॉल करने की जरूरत नहीं है एनुअल जनरल मीटिंग। नो, फिजिकली तो कॉल करनी है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि रेजोल्यूशन में अपना वो तुम वोट कैसे दे सकते हो। या तो एनुअल जनरल मीटिंग में आके अपना ठप्पा लगा दो, जो तुम्हें पोस्टल जो में तुम्हें बैलेट बॉक्स में दिया होता है, अपना वोट डाल दो उस डब्बे के अंदर, या घर बैठे बैठे वोट दे और यहीं पर खाना पीना खाने आ जाओ। तो फिजिकली तो आना ही आना है, मतलब फिजिकल तो कंपनी को रखनी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि रेजोल्यूशंस में आइटम्स में कैसे पास हो सकती है, या तो वोट दे दो और ई वोटिंग फैसिलिटी तो देनी है। सो इन एनी केस जनरल मीटिंग में भी आपको 2 तरीके की आपके पास ऑप्शन होते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि हु आर द शेयर होल्डर्स, जनरल मीटिंग किसके रिगार्डिंग होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन किससे मतलब बनता है, एजीएम क्या होती है, ईजीएम क्या होती है, पोस्टल बैलेट क्या होता है, फिजिकली कॉल्ड क्या मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, मेजॉरिटी से पास होता है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है। मोटा मोटा आपको दोनों में डिफरेंस पता है। अब हम आगे चलते हैं
और अपना फाइनली चैप्टर नंबर 18 जर्नल मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम जर्नल मीटिंग स्टार्ट करेंगे किससे? जर्नल मीटिंग मैंने क्या बताई थी आपको, दो होती है ना, एजीएम और ईजीएम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एजीएम। एजीएम से सेक्शन कौन सा डील करता है? 96। अब हम सीरियस में बात करते हैं कि अब हम आगे चल के बात करते हैं कि व्हाट इज एजीएम और इसके प्रोविजंस क्या है। तो अब हम आगे की क्लास में देखते हैं कि व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग। आई होप अब तो आपको क्लियर है कि जनरल मीटिंग क्या है, एजीएम क्या है, एजीएम क्या है। अब हम एक्चुअली अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग का जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 96 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हमारा एनुअल जनरल मीटिंग से डील आउट करता है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट इज एन एनुअल इवेंट, साल में एक बार होता है एंड इट इज अ कंपल्सरी। अब आप बोलोगे कि मैम कंपल्सरी का मतलब ये कि हर आदमी करना है? बिल्कुल। अगर नहीं किया तो उसका जो पेनल्टी है वो मैं आपको बताऊंगी अभी क्या है, ठीक है। फिर आपने बोला ओके मैम, अब आप ये तो बताओ कि एनुअल जनरल मीटिंग करनी कहाँ होती है? बच्चा, जब मैंने आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में चीजें बताई थी, तब भी मैंने आपको बोला था कि जब मैं आपको एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। अभी तक आपको पता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस एक वो जगह है जो एक कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ पे सारे स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स रखे जाते हैं। अगर किसी अथॉरिटी को किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो वो डायरेक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस में वो चिट्ठी भेज देती है। तीसरा रेलेवेंस रजिस्टर्ड ऑफिस का ये है कि हर कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में ही करवानी होती है, या जरूरी नहीं है मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में ही करवानी है। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स 1.5 लाख के आने एक्सपेक्टेड हैं और रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा पड़ रहा है तो बच्चे क्या करोगे? उस रजिस्टर्ड ऑफिस को तोड़ के दोबारा से बड़ा बनाओगे? नहीं। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा पड़ रहा है या किसी कारणवश आप उस रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं करवा सकते हो, तो जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उसी के सेम सिटी टाउन विलेज में आसपास कहीं कोई रूम ले लो, कहीं कोई होटल ले लो, कहीं कोई पार्क ले लो, वहां पर अपनी एजीएम कंडक्ट करवा लो। लेकिन आपने एजीएम वहीं कंडक्ट करवानी है जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चंडीगढ़ में है तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग चंडीगढ़ में ही होगी। अब चंडीगढ़ में भी कहाँ होनी है, पंचकुला में होनी है कि कहीं और होनी है, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है कहाँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब आपने ये देखा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस में आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी या उसी के सिटी टाउन विलेज में होगी जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। कितने बजे होगी ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, सेक्शन में लिखा हुआ है। सेक्शन में उन्होंने ये तक मेंशन किया है कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग सुबह 9 से लेकर 6 बजे के बीच कभी भी रखवा लो। मैम मैं 8:30 बजे रखवाना चाहता हूँ। भाई 8:30 बजे दुनिया उठ जाती है तो क्या? एक्ट में मेंशन है कि 9 से 6 के बीच ही करवानी है, तो मतलब 9 से 6 के बीच ही करानी है। मैम मैं 6:30 कराना चाहता हूँ। बच्चे नहीं करा सकते आप। अगर मैं 9 कहती हूँ, आप 8:55 पे भी आप मीटिंग नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो एक्ट में मेंशन ही नहीं है, एक्ट में वो टाइम ही मेंशन नहीं है। एक एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन है जिसमें उन्होंने टाइम मेंशन किया है, बाकी और कहीं कोई टाइम मेंशन नहीं किया है। सो इन एनी केस आपका जो ड्यूरेशन होगा वो 9 से 6 के बीच ही होगा। और आप ये एनुअल जनरल मीटिंग किसी भी दिन करा सकते हो, संडे को भी करा सकते हो, लेकिन किसी नेशनल हॉलीडे पे नहीं करा सकते। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब नेशनल हॉलीडे होते हैं ना बच्चा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए होते हैं कि कौन कौन से हैं, तो उस डे पे आप नहीं करा सकते। मैम समझ में आ गया कहाँ करानी है, कब करानी है, कैसे करानी है, समझ में आ गया। करवानी क्यों है? मैंने आपको भी बताया था एनुअल जनरल मीटिंग के सेक्शन में कुछ एक्ट में ही
स्पेसिफिकली बिजनेस आइटम्स दिए हुए हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग में ये आइटम तो आपने रखने ही रखने हैं मेंबर्स के सामने। इनके अलावा कोई और रखोगे तो वो कंपनी की बिल है, लेकिन ये आइटम तो रखने ही रखने हैं। बताया था ना मैंने। वो आइटम कहाँ मेंशन है? वो आइटम मेंशन है सेक्शन 102 में, जो बोलता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। सेक्शन 102 की लैंग्वेज आपको पढ़कर समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ बच्चा। एनुअल जनरल मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के बिजनेस होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। अब ये क्या होता है? ये आए हैं दोनों टर्म निकलकर सेक्शन 102 में। सेक्शन 102 में लिखा है कि अगर आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराते हैं तो आपको 4 आइटम्स अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखनी है। कौन सी? सबसे पहले तो आपने अपने एनुअल अकाउंट्स अप्रूव करवाने हैं अपने शेयर होल्डर्स से। एनुअल अकाउंट्स अप्रूव होंगे, फिर आपने उनसे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कराना है। फिर आपने जो आपके डायरेक्टर्स हैं, उनमें से जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं, उनका आपने रीअपॉइंटमेंट कराना है। चौथा आपका ऑडिटर की आपको रीअपॉइंटमेंट करवानी है। बच्चा ये ब्लॉक कर दो बंद। इसके अलावा और कोई आप बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस की हेडिंग में नहीं डाल सकते हो। जब आप अपनी ट्रेनिंग लेवल पे जाओगे तब आप देख पाओगे, जब आप एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस बनाते हैं ना, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में ये 4 आइटम्स आती हैं। उसके बाद अब मैं बोलती हूँ, अब आप बोलते हो मैम वो तो चलो ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने एक डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है। मैंने कहा अच्छा, तो मैम डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो वो कहाँ पर आएगा? अब आप बोलोगे कि मैम इसी में डाल देते हैं। नहीं, इसमें आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि सेक्शन 102 में साफ साफ लिखा है कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है और इसके अलावा कोई और बिजनेस आपका ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं आएगा। तो मैम मैं कहाँ करवाऊँ? मेरे को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, एनुअल जनरल मीटिंग है, मेंबर्स आ रखे हैं, मैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा दूंगी। ठीक है बच्चा, अगर आपको इन चारों के अलावा और कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है वो आप अपने नोटिस में डाल सकते हो, लेकिन उसको हम स्पेशल बिजनेस बोलेंगे। यहाँ पे आप और कोई भी रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हो मेंबर से, इसमें डाल दो। डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो इसको डाल दो। डायरेक्टर को रिमूव करना है तो इसमें डाल दो। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो इसमें डाल दो, क्योंकि इसमें से स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोला हुआ है ना। ठीक है, तो इन चारों के अलावा बाकी हर बिजनेस आपका स्पेशल बिजनेस में आएगा इन केस ऑफ एजीएम। समझ में आया? ईजीएम की अगर मैं बात करूं तो ईजीएम में भी तो क्या होता है? ईजीएम में आप मेंबर्स को बुलाते हैं, उनके सामने एक रेजोल्यूशन रखते हैं। रेजोल्यूशन रखने के बाद आप उनको बोलते हैं कि आप ओआर पास करो या फिर एसआर पास करो। यही तो कहते हैं ना बच्चा। ये सेक्शन 102 में साफ साफ, आप अपना आईसीएसआई मॉड भी पढ़ोगे उसमें भी साफ साफ लिखा है, ये बेयर एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं तो 4 आइटम्स को छोड़कर बाकी हर बिजनेस, हर आइटम स्पेशल बिजनेस है। ये किस केस में? एनुअल जनरल मीटिंग में। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग में 4 आइटम्स को छोड़कर हर बिजनेस स्पेशल बिजनेस है, और वो 4 आइटम है ऑर्डिनरी बिजनेस। ईजीएम अगर आप बुलाते हैं तो हर बिजनेस उसका स्पेशल बिजनेस है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं, ईजीएम बुलाते हैं, तो उसमें ट्रांजैक्ट किया हर बिजनेस आपका स्पेशल बिजनेस है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, मैडम मैंने ईजीएम बुलवाई, मैं उसमें डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हूँ, इंटरिम डिविडेंड,
तो क्या वो मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल बिजनेस है? आप खुद सोच के बताओ। आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने ईजीएम बुलाई है, उसमें आप एक बिजनेस ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या ये आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल बिजनेस है? अब आप रिपीट करोगे दोबारा से। अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं तो 4 आइटम्स को छोड़कर सारी आइटम आपकी स्पेशल बिजनेस है। 4 आइटम थी। सबसे पहली आइटम थी अकाउंट्स अप्रूव करना, दूसरी आइटम थी डिविडेंड डिक्लेयर करना, तीसरी आइटम थी जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनको रीअपॉइंट करना, चौथी आइटम थी जो ऑडिटर है उसको रीअपॉइंट करना, दूसरी आइटम थी डिविडेंड डिक्लेयर करना। मैडम डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, डालो उसको, ये मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस है। मैडम मैंने अपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब मैं आपकी मैडम 10 नंबर का क्वेश्चन था ये, 10 में से आपको मिले 0 नंबर। क्यों? अरे बच्चा तुम क्यों भूल गए? ईजीएम है, मैंने एनुअल जनरल मीटिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैंने आपसे पूछा है कि अगर आप ईजीएम बुलवाते हो और उसमें आपको डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करना है तो ये आपका स्पेशल बिजनेस है कि ऑर्डिनरी बिजनेस है? बच्चा याद करो मैंने क्या बोला था। अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हो तो 4 आइटम के अलावा हर आइटम आपका स्पेशल बिजनेस है और 4 आइटम आपके ऑर्डिनरी बिजनेस है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हो, ईजीएम बुलाते हो, तो हर आइटम आपका स्पेशल बिजनेस है। इसको एनुअल जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी बिजनेस से मिक्स नहीं करना है। तो ईजीएम में आप कोई भी आइटम अगर बुलाते हो वो आपका स्पेशल बिजनेस है। चाहे आप डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड उसमें अप्रूव करवाओ, चाहे आप उसमें अपने अकाउंट्स अप्रूव करवाओ, चाहे आप उसमें रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कराओ, चाहे आप उसमें अपने ऑडिटर को रीअपॉइंट कराओ, सारे के सारे आपके बच्चा स्पेशल बिजनेस है। स्पेशल 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 इन केस ऑफ ईजीएम, ठीक है। और अगर मैं वहीं पर बात करूं एनुअल जनरल मीटिंग की तो 4 बिजनेस, अकाउंट्स अप्रूव, दूसरा क्या था याद कर लो इसको, मैं ऐसे नहीं बोली जा रही हूँ, इसी हायरार्की में BRF में लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कल को इंटरव्यू देने जाओगे ना, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, पेपर में लिखोगे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि आपको उसी हायरार्की में याद है। डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट, ऑडिटर रीअपॉइंटमेंट। अब बताओ, ये सारे हैं आपके ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस। लक्ष्मण रेखा खींच दो, इसके अलावा कोई बिजनेस ऐड मत कर देना। और कोई भी आपने और बिजनेस लेना है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। बच्चे ये जो डायरेक्टर है, ये जो रीअपॉइंट हो रहा है, ये वो वाला डायरेक्टर है जो अभी रिटायर हुआ है। यहाँ पे मेरे को एक फ्रेश अपॉइंटमेंट करनी है। ये डायरेक्टर ऑफ रीअपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये डायरेक्टर वाले चैप्टर में अच्छे से बताऊंगी आपको कि क्या होता है। अगर यहाँ पे आपको डायरेक्टर फ्रेश अपॉइंट करना है या आपको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, उन केसेस में ये आपके सारे कौन से होंगे? स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। समझ में आया? अब हम वापस अपनी स्लाइड पे जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्ट, और ये सब कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 102। सेक्शन 102 स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। मैम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है बताती हूँ, पहले एक बार ये पढ़ लें, ठीक है। सेक्शन 102 कहता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग बिजनेस, इन बिजनेस को छोड़कर
ईच एंड एवरी बिजनेस इज स्पेशल बिजनेस। बच्चे ये एजीएम की बात हो रही है, ईजीएम की बात नहीं हो रही है। ईजीएम में कौन से बिजनेस स्पेशल बिजनेस होते हैं? हर बिजनेस स्पेशल बिजनेस होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये स्पेशल बिजनेस और ये क्या है, मतलब क्यों ये स्पेशल बिजनेस क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? बताती हूँ। इतना तो समझ में आ गया ना कि ये चार बिजनेस जो है वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, बाकी हर चीज स्पेशल बिजनेस है। पहले वो चार पढ़ लो क्या है। कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर उनके फिक्स नॉमिनेशन। अब आप बोलोगे मैडम मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है। मैं बोलूंगी बच्चा कौन सा क्वेश्चन? मैम आपने मेरे को बता दिया ऑर्डिनरी बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस है, चार आइटम है ऑर्डिनरी में आती है, बाकी सब कुछ स्पेशल बिजनेस में आता है। मैडम अब आप मेरे को ये बताने का कष्ट करोगे कि ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस में हम ऐसे बाइफरकेट कर ही क्यों रहे हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस में हम और स्पेशल बिजनेस में बाइफरकेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नाम का वर्ड सुना है, बेयर एक्ट में मेंशन है, जो कि ये कहता है अगर आप अपने शेयर होल्डर्स के सामने, बेयर एक्ट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है मैं समझ के बताओ। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको एक्सप्लेन कर रही है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो बेयर एक्ट में ये लोगों ने जब लॉ बनाया तब उन्होंने बोला कि एक अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर है, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये चार आइटम तो होनी ही होनी है। अकाउंट्स भी अप्रूव होने हैं, डिविडेंड भी डिक्लेयर होना है, डायरेक्टर का भी कुछ पंगा होना है और ऑडिटर का भी कुछ पंगा होना है। तो ये चार आइटम तो हर बंदे को पता होती है जो कंपनी से जुड़ा है। लेकिन अगर कंपनी को कोई एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कराना है अपने मेंबर्स के सामने, अपने मेंबर्स की कंसेंट के साथ, जो उनको पास करवाने की रिक्वायरमेंट है, तो मेंबर्स को कैसे पता चलेगा कि वो हम रेजोल्यूशन क्यों पास करना चाहते हैं? कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी क्यों पास करना चाहती है, कंपनी किसके कहने पे पास कर रही है, तो ये सब मेंबर्स को पता होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई आइटम आपने डाला है, इन चार के अलावा हर आइटम स्पेशल बिजनेस है। इसका मतलब ये है अगर आपने अपने मेंबर्स के सामने कोई इन चार के अलावा कोई भी आइटम रखनी है, रख सकते हो, लेकिन आपको उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि मैम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता क्या है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमेशा उन आइटम्स के लिए दी जाती हैं जो स्पेशल बिजनेस की होती हैं, ठीक है। तो जब जब किसी भी जनरल मीटिंग के नोटिस में, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, जब जब किसी भी जनरल मीटिंग के नोटिस में कोई आइटम स्पेशल बिजनेस में आ रही है, तो स्पेशल बिजनेस में आने का मतलब है उसकी उस आइटम की आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी ही देनी है, जिसमें आपने ये लिखना होता है कि हम ये रेजोल्यूशन आपसे मतलब मेंबर से क्यों पास कराना चाहते हैं, ये रेजोल्यूशन हम क्यों चाहते हैं कि पास हो जाए, इस रेजोल्यूशन को पास करने से कंपनी का क्या फायदा होगा, इस रेजोल्यूशन को पास करने से मेंबर्स का क्या फायदा होगा, इस रेजोल्यूशन को पास करने से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या फर्क पड़ेगा। अब आपको समझ में आया? तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 102 है, जिसमें ये साफ साफ बोला है हर स्पेशल बिजनेस की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। वहां से निकल कर आया है कि कौन से आइटम स्पेशल बिजनेस है, कौन से आइटम ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो जब भी आप एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस बनाएंगे अपने ट्रेनिंग लेवल में, और अगर आप अपने एनुअल जनरल मीटिंग में ये चार आइटम्स लिखेंगे, आपको इसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमेशा स्पेशल बिजनेस की जाती है, ठीक है। तो अब आपको मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर अगर बिजनेस कोई कंपनी ट्रांजैक्ट करना चाहती है
तो इसका रेलिवेंट सेक्शन 102 से क्यों है, क्योंकि सेक्शन 102 है हमारा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है कि 4 आइटम को छोड़कर बाकी हर आइटम के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और जिन आइटम्स के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है उनको हम स्पेशल बिजनेस कहते हैं, और इन 4 के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने नोटिस बनाते हो, एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस बनाते हो, तो उसके नीचे जितने 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 स्पेशल बिजनेस होते हैं उन सब की रेजोल्यूशन वाइज, आइटम नंबर वाइज पूरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी जाती है। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होता है वो आपको पता है। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होनी है, कैसे होनी है, कौन कौन से आइटम उसमें रखे जाने हैं, कौन कौन से आइटम को क्या कहते हैं, कितने बजे रखे जाने हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। बस मैंने आपको ये भी मैंने आपको बता दिया कि साल में एक बार रखनी है, लेकिन साल में एक बार कब? साल की शुरुआत में ही रख दोगे, जनवरी में रख दोगे, या दिसंबर में ही रख दोगे, या जुलाई में रखोगे? कब रखोगे, कहाँ रखोगे? सो कोई ना कोई टाइम फ्रेम तो होना चाहिए। तो एक्ट में डिफाइन किया गया है, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है, और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जब आपके सबसे पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? खैर जब 1956 था ना, तब लोगों के पास मतलब ऑप्शन होता था कि या तो आप 31 मार्च को क्लोज कर दो, या तो आप मतलब फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप मेंटेन करो, या आप कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, उसने सारे ऑप्शन बंद कर दिए। कंपनीज एक्ट 2013 में साफ साफ लिखा है हर कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो मतलब 31 मार्च हर कंपनी का क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो जब आपकी कंपनी सबसे पहले ईयर में जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उस कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के जैसे ही अगला 31 मार्च आया, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई। तो जैसे ही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुई, वहां से 9 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग रखनी है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब हमने मेंटेन करनी है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नवंबर 2015 में, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होंगे? कब होंगे बच्चा? 31 मार्च 2016 में। अब मैंने क्या बताया, अभी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो जैसे ही अभी उसकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी, इससे पहले कोई जनरल मीटिंग हुई नहीं, और हर साल में एक रखनी जरूरी है। जैसे ही अगर कोई कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट होती है, तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और उसके बाद जैसे ही उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, वहां से उसको 9 महीने के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनुअल जनरल मीटिंग रखनी है। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब आपको अपनी एजीएम इन 9 महीने में से किसी एक महीने में आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग रखनी है, जिसमें आप कौन से आइटम्स रखेंगे? वही 4 आइटम। एनुअल अकाउंट्स आपने अप्रूव करवाना है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज हु आर रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग देयर रेम्युनरेशन, ठीक। सो जैसे ही आपकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब रखनी है आपने? जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, वहां से जैसे उसके क्लोजर ऑफ अकाउंट्स हुए, वहां से 9 महीने के अंदर अंदर मतलब
दिसंबर तक आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग रखनी है। अब आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग आप मई चाहो तो मई में भी रख दो, अप्रैल, अरे 31 मार्च को क्लोज हुए ना, 1 अप्रैल को ही रख दो, पर कोई कंपनी रखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कहने कहने की बातें होती है कि 31 मार्च को होता है, बंद करते करते उनको टाइम चाहिए होता है। अब अगर आपने 1 अप्रैल को ही रख दी तो इसका मतलब ये आपने उसमें अपने अकाउंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। आपके अकाउंट्स बन चुके होंगे? नहीं बने होंगे ना, इसीलिए आप अप्रैल मई तो रख ही नहीं सकते हो। अगर बन गया तो बहुत अच्छा है, 1 अप्रैल को दिखा दो, या तो आप अप्रैल को दिखा दो, मई को दिखा दो, जून को दिखा दो, जुलाई को दिखा दो, अगस्त को दिखा दो, सितंबर को दिखा दो, अक्टूबर को दिखा दो, नवंबर को, दिसंबर को उठा दो। इससे आगे मत चले जाना, 9 महीने खत्म हो रहे हैं। सो 9 महीने में से किसी एक महीने में दिखा दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर दिखाओगे तो इतना याद रखना कि वो 4 आइटम तो देनी देनी है, वो 4 आइटम प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने बोला साल में एक बार तो एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब ये है कि साल में एक बार होना है। यहाँ पे आपको कितने साल दिख रहे हैं? एक दिख रहा है 2015, एक दिख रहा है 2016। आपकी मीटिंग हुई है 2016 में। आप बोलोगे मैडम 2015 में तो हमारी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, नो एजीएम। मैं बोलूंगी तो क्या हुआ? नवंबर में तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। फिर आप बोलोगे अरे मैडम क्या बात करती हो, नवंबर 2015 में हो तो गई ना, और हमने बोला है, अब कंपनी तो एग्जिस्टेंस में आ गई। अब मैंने बोला है कि हर साल मीटिंग होनी है, अब इस साल तो मीटिंग हुई नहीं, प्रॉब्लम है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हर साल मीटिंग होनी है, दूसरी तरफ हम नवंबर में कोई मीटिंग नहीं दिखा रहे हैं, तो ये तो नॉन कंप्लायंस हो गया भाई, आपने तो गलती कर दी। तो बच्चा इसीलिए बेयर एक्ट में ये मेंशन है, कंपनीज एक्ट में मेंशन किया है कि जरूरी नहीं है कि जिस साल में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो उस साल में भी एनुअल जनरल मीटिंग आप दिखाओ, ये जरूरी नहीं है। और बहुत सोचने वाली बात है, आप दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में सबसे पहले आइटम क्या होती है? अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स। आपके एनुअल अकाउंट्स कहाँ बने हैं? अगर आप बोलो कि आप नवंबर में बनाकर अब दिसंबर तक तो क्लोज करोगे ही ना, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर नहीं है। अब एनुअल जनरल मीटिंग में अकाउंट्स का अप्रूवल तो डालोगे तो आप डाल नहीं सकते हो। सो इसीलिए ये बेयर एक्ट में मेंशन है कि आपने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आपने क्लोजर ऑफ बुक्स अकाउंट्स के 9 महीने के अंदर अंदर करानी है, लेकिन जिस ईयर में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस ईयर में मीटिंग हो, ये जरूरी नहीं है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि हमने यही लिखा है, हमने यही पढ़ा। जब हमारी पहली एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो 9 महीने के क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने में हो जानी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि जिस साल के ईयर इनकॉर्पोरेट हो उस साल में उसकी मीटिंग हो ही। ठीक है, ये तो मैंने बात कर दी बच्चे आपकी एनुअल जनरल मीटिंग की जो फर्स्ट टाइम हुई है। पहला साल तो खत्म हो गया, अब उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग तो एनुअल इवेंट है, हर साल होना है, मतलब जब तक कंपनी खत्म नहीं हो जाती आपने वो एनुअल जनरल मीटिंग दिखानी है। हमेशा अगर आप कोई चीज नई शुरू करते हो तो पंगा हमेशा पहले साल में आता है, जो कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मैंने को बता दिया। उसके बाद तो कंपनी का रूटीन प्रोसेस है, उसको तो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करानी है। तो कब करानी है? 9 महीने में नहीं, सब्सीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। सब्सीक्वेंट का मतलब होता है जो बाद में जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग होनी है वो कब होनी है? जब आपका क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा, वहां से 1 2 3 4 5 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी नवंबर 15 में, फर्स्ट अकाउंट्स आपके कब क्लोज हुए थे? मार्च 16 में। मार्च 16 से आपने अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब दिखाई? दिसंबर 16 में। ठीक है, अब आपके अगले अकाउंट्स कब क्लोज होंगे? मार्च 2017 में। अब आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कब दिखाओगे? अभी आपकी सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग हुई, कब दिखाओगे?
कभी भी दिखा सकते हो। कब कब? अप्रैल में दिखाना है अप्रैल में दिखा दो, मई में दिखाना है मई में दिखा दो, जून में दिखाना है जून में दिखा दो, जुलाई में दिखाना है जुलाई में दिखा दो, अगस्त में दिखानी है जनरल मीटिंग उसमें भी दिखा दो, सितंबर में दिखानी है उसमें भी दिखा दो, अक्टूबर में नहीं। सिर्फ पहले साल में रिलैक्सेशन है कि आप 9 महीने तक का वेट कर सकते हो, नहीं तो हर एनुअल जनरल मीटिंग में मैक्स टू मैक्स 6 महीने का टाइम है बच्चे। 6 महीने के अंदर अंदर आपको मीटिंग दिखानी है। तो इसका मतलब ये हुआ सितंबर 2016 तक इंडिया की हर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है, जब आप अपने अपने जाओगे ना ट्रेनिंग लेवल में, तब आपको पता चलेगा सितंबर और अक्टूबर का महीना बड़ा जबरदस्त भयंकर वाला एनुअल फाइलिंग का होता है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी की वो सब्सीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग होती है। हर कंपनी की वो सब्सीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग होती है। हर कंपनी के अकाउंट्स कब क्लोज हुए होते हैं? मार्च में। एनुअल जनरल मीटिंग उनको कब तक दिखानी होती है? सितंबर में। सितंबर में उन्होंने दिखाई, वहां से 30 दिन का टाइम होता है उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एओसी फॉर्म 4 में आरओसी को फाइल करने होते हैं, और एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिन के अंदर अंदर उनको MGT 7 एनुअल रिटर्न आरओसी में फाइल करना होता है। तो सितंबर से 30 दिन कौन सा हुआ? अक्टूबर। अक्टूबर से नवंबर। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर एनुअल फाइलिंग के पीक डेज होते हैं, क्योंकि यहीं पे तो लास्ट है। अब अगर मान लो कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग अगस्त में दिखा दी, तो बच्चे अगस्त से 30 दिन के अंदर उसको एओसी 4 फाइल करना है, अगस्त से 60 दिन के अंदर उसको MGT 7 फाइल करना है। तो जैसे ये मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, क्योंकि आपको जरूरी पता होने चाहिए, जब जब आपके एनुअल जनरल मीटिंग होती है, आपके अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, सेम आपको अप्रूव्ड अकाउंट्स अपने आरओसी में भी भिजवाने होते हैं। तो फाइलिंग के लिए 30 दिन होता है। जिस दिन से आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने अकाउंट्स भिजवाने होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया? और दूसरी बात, ये बात याद रखना, मैक्सिमम जो गैप है, मैक्सिमम जो गैप है आपका 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच, वो 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एक एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर 2016 में हुई है, 15 सितंबर 2016 में हुई है, तो वहां से 15 महीने काउंट करो, कितने निकलते हैं बताओ? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर 16 निकले 15 महीने। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी एक एजीएम 15 सितंबर 2016 को हुई है, तो आपकी दूसरी एजीएम 14 दिसंबर 2017 से पहले पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, तब, क्योंकि दो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपनी एजीएम अगर आप बोलो अगर आप 19 दिसंबर 2017 को करोगे तो वो गलत है, नॉन कंप्लायंस है। 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में आपको 15 महीने तक का गैप चलेगा, 15 महीने से ऊपर का गैप नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपने नॉन कंप्लायंस कर दी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? अब अगर मैंने ये बताया कि आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करानी है, मैंने आपको बताया था कि आपने एनुअल जनरल मीटिंग करानी है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है, सब्सीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग होती है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कितने महीने में करवानी है? 9 महीने। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सीक्वेंट कब करानी है? 10 महीने। बच्चा 6 महीने। कहाँ से? क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, कुछ हो गया, क्या हुआ? बाढ़ आ गई ऑल ऑफ सडन,
चलो बात तो छोड़ो, नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कंपनी में प्रॉब्लम हो गई, कंपनी में झगड़ा चल रहा है बड़ा जबरदस्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो सकती, तो क्या किया जाएगा? या फिर मैं बोलूं ऑडिटर ही अभी तक फाइनली नहीं हुआ, ठीक है, या कुछ भी हो जाता है और मेरी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो सकती और मेरा टाइम लिमिट भी जा रहा है, 6 महीने भी खत्म होने को आए हैं, आज हो गई है 30 सितंबर और मेरी एनुअल जनरल मीटिंग अब तक नहीं हुई, तो मैं क्या करूंगी? मैं आरओसी को एक एप्लीकेशन लिखूंगी, उसमें मैं बोलूंगी आरओसी भाई साहब, आरओसी सर, मेरी एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी एनुअल जनरल सब्सीक्वेंट की बात कर रही हूँ मैं, 30 सितंबर 2016 तक मेरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी हुई नहीं है और आज 30 सितंबर हो गई है। अब आप बताओ मैं क्या करूं? अब आप इतना कर दो प्लीज, मेरे को थोड़ा और टाइम की मोहलत दे दो ताकि मैं अपनी एनुअल जनरल मीटिंग आगे 1 महीने में करवा दूं। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अगर आपकी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग टाइम लिमिट में नहीं हो पा रही है, आप आरओसी को एक एप्लीकेशन लिखो, उसको बोलो आप एक्सटेंशन चाहते हो कि आप एनुअल जनरल मीटिंग आप आगे करवा दोगे थोड़े टाइम में, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं है। कितना एक्सटेंशन मांग लोगे? 2 साल का मांग लोगे कि 1 साल का मांग लोगे? बच्चा होश में रहना, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स का एक्सटेंशन है, 3 महीने है भाई। अगर आपने 3 महीने में एनुअल जनरल मीटिंग, अगर आरओसी से आपको एक्सटेंशन मिल जाती है तो आपको 3 महीने में एनुअल जनरल मीटिंग करानी है, और नहीं मिलती है तो भूल ही जाओ, फिर तो आपने वो कर दिया काम। लेकिन 3 महीने का टाइम है, ये मत सोच के बैठना कि 1.5 साल का टाइम मिल जाएगा, सिर्फ 3 महीने है, 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है। चलो भी बहुत अच्छा है मैडम, ऐसे तो फिर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में भी मिल जाएगा। कतई नहीं, एक्सटेंशन का प्रोविजन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए है ही नहीं। अब बोलोगे मैडम क्यों? बल्कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में तो इतने काम होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती है, समझ में ही नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? बच्चा फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एक्सटेंशन इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि अभी अभी आपके लोगों से पैसे नहीं है, आप उनको कुछ तो बताओगे ना कि क्या आपने करा है क्या नहीं करा, इसीलिए नो एक्सटेंशन इन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग में अगर आपका रीजन बहुत ही ज्यादा वैलिड लगता है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस में आप चाहो तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये रजिस्ट्रार की मर्जी पे होता है कि वो एक्सटेंशन दे कि ना दे। शैल नहीं लिखा है यहाँ पर, मे लिखा है, रजिस्ट्रार में, रजिस्ट्रार की मर्जी है कि वो एक्सटेंशन दे कि ना दे, तो अप टू 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है अगर देना चाहे। तो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? सितंबर। 3 महीने का एक्सटेंशन निकालो, कितना निकला? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग भी अगर आप चाहो तो टिल दिसंबर करवा सकते हो अगर आरओसी से परमिशन मिल गई है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में तो आपको एक्सटेंशन मिलने वाला ही नहीं, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको बता दिया, क्या एक्सटेंशन है, क्या नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है। मैडम मैं नहीं कराता एनुअल जनरल मीटिंग, मानता हूँ आपने कहा है कि एनुअल इवेंट है, कंपलसरी है, करना ही करना है, बट मैं नहीं करवाता हूँ। कंपनी के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम नहीं करवा सकते, मत कराओ। अगर आपने एजीएम नहीं करवाई ना, सेक्शन 96 में ये मेंशन है, कंपनी को और हर उस कंपनी के ऑफिसर को जिसने ये डिफॉल्ट में कंपनी का साथ दिया है चाहे नहीं दिया है, उसको पनिशमेंट मिलेगी कि उसको 1 लाख रुपया देना है। बच्चे 1 लाख रुपया किसको देना है? दोनों को, कंपनी भी देगी और एवरी ऑफिसर देगा। ऑफिसर में डायरेक्टर आता है, केएमपी आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है, जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं डेजिग्नेशन पे सब देंगे, पर पर्सन 1-1 लाख। अगर कंपनी के 12 डायरेक्टर हैं तो 12 के 12 डायरेक्टर 1-1 लाख रुपए देंगे, 12 लाख तो यही हो गए, कंपनी भी 1 लाख रुपए देगी, ठीक है। और अगर जब तक आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कराओगे, पर दिन हर दिन आपको 5,000 की पेनल्टी बढ़ती जाएगी, तो टोटल पेनल्टी कितनी हो जाएगी आपकी? कंपनी देगी 1 लाख, कंपनी का हर ऑफिसर देगा, ऑफिसर में कंपनी का जो डायरेक्टर है, सपोज करो 12 डायरेक्टर है,
तो 12 लाख क्योंकि हर डायरेक्टर को देना है। और अगर आप नहीं करते गए, सपोज करो आपने 3 दिन और डिले कर दिया, तो 5,000 रुपए पर दिन के हिसाब से ₹13 लाख का चूना लग गया कंपनी को बैठे बैठे, एक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करा रहे। तो एनुअल जनरल मीटिंग तो आपको बच्चे करानी ही करानी पड़ेगी। समझ में आया? कब करवानी है, कब नहीं करवानी है, क्या नहीं, ये आपको समझ में अब आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ समराइज करूं, अब आपको समझ में आ गया है कि जनरल मीटिंग क्या होती है। मैं जनरल मीटिंग बोल रही हूँ। अगर जब जब बच्चा मैं जनरल मीटिंग वर्ड यूज करूंगी तो इट मीन्स एजीएम और ईजीएम बोथ। ठीक है। जनरल मीटिंग क्या होती है, उसमें एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, मेंबर्स के पास क्या पावर है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ। और उसके बाद आपने एनुअल जनरल मीटिंग क्यों करवानी है, क्या नहीं करवानी है, कब करानी है, ये भी आपको पता चल चुका है। हाल फिलहाल के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही। हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के सेक्शंस उठाएंगे और आपको बताएंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती है। चाहूं तो मैं अभी भी करा सकती हूँ, लेकिन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अभी के लिए आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा, दोबारा स्टडी कीजिएगा, ताकि आप जब अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पढ़े तब आप उसमें कंफ्यूज ना हो। थैंक यू सो मच। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.